तो वही पेपर है, सेकंड पेपर जिसको मैंने स्टार्ट किया है आज। पार्ट भी वही है लेकिन यूनिट अलग है। अभी यूनिट में स्टार्ट इसमें कर रहा हूं 5। इधर कोई है क्या? गर्ल्स कहाँ गई? अच्छा, बुला दो उनको, है ना। पहले पीरियड में मैंने पहली यूनिट कराई थी इसी पार्ट की, इसी पेपर की, और अभी मैं इसमें ले रहा हूं यूनिट 5 और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इसकी हेडिंग है, प्रशासन तथा प्रबंधन, ये यूनिट का नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये है यूनिट, है ना। और इसमें लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर से हमें पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा इसका परिचय दे दूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट मेरे ख्याल से लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। आप लोग का पॉलिटिकल साइंस है क्या आपका? पॉलिटिकल साइंस में कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर है, तो उसमें तो नहीं होगा। सेकेंड ईयर में है ये कि फाइनल में है? क्यों? अभी तो और कोर्स बढ़ेगा, 4 साल का हो गया। हाँ, मतलब अभी जो पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते थे तो उसमें एक पेपर सेकेंड ईयर या फाइनल में हुआ करता था, और फिर एमए में प्रीवियस में है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो अभी तो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, आगे पढ़ने को मिलेगा। हाँ, तो ये क्या है कि नया सब्जेक्ट है एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले यानी 2013 तक इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ते थे। इसका पूरा एक पेपर ही हुआ करता था, 2 पेपर थे, पूरा एक सब्जेक्ट था, 2 पेपर इसमें हुआ करते थे 2013 तक। 2013 के बाद यानी 2014 से सब्जेक्ट हटा दिए गए, है ना। और फिर 2020 में इसको एक यूनिट के रूप में आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। वो यूनिट ये है, केवल एक यूनिट है। पहले पूरा सब्जेक्ट ही था जिसमें 2 पेपर हम पढ़ते थे, और अभी केवल एक यूनिट हमें पढ़ना है। हालांकि वो यूनिट छोटी है, दिखने में छोटी है, लेकिन उसमें चीजें बहुत हैं। आपको अगर सिलेबस देखेंगे तो 3-4 लाइन में वो खत्म हो जाएगा आपका ये इसका सिलेबस, लेकिन उसके अंदर अगर आप पढ़ने जाएंगे तो चीजें बहुत है पढ़ने। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर समझेंगे नहीं तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। इस सब्जेक्ट को लेकर के स्टूडेंट की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रही है वो लिखने में आ रही है। पढ़ तो लेते हैं बच्चे, पढ़ लिया ऐसा लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन जब लिखने जाते हैं, लिखने बैठते हैं तो वर्ड ही नहीं ध्यान में आ पाते हैं, सेंटेंस ही नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। साइंस जैसे आप बायो है, साइंस है, अभी एक पीरियड साइंस का रहेगा बायो का अगला मेरे बाद, तो बायो है, टफ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। जैसे आपने 10 तक तो आपने साइंस पढ़ा ही है, जैसे कोशिका है, सेल है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीजें हैं वो बहुत कम पढ़ी हुई होंगी। पॉलिटिकल साइंस से जिसने BA MA किया है उसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, बाकी तो पढ़ने में आता ही नहीं ये ऐसा सब्जेक्ट। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे अगर आप इसको रटने बैठेंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, गारंटी है। और कुछ का कुछ लिखने में आता है, जो पूछा गया है वो नहीं लिख पाते हैं, इसके अलावा कुछ भी लिख के आ जाते हैं बच्चे, तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें इसका टफ एक मैंने
उस समय भी क्लास में बताया था, ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो शायद ही कुछ व्यक्तियों ने लिख पाया हो, लिख ही नहीं पाया होगा। परिबद्ध तार्किकता क्वेश्चन आया था, निर्णय निर्माण में परिबद्ध तार्किकता का महत्व या भूमिका, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं लिख पाया। एक हमारे मैडम इंग्लिश मीडियम पढ़ाती थी, उनका यूपीएससी में ऑप्शनल है, तो बोले सर मैं भी नहीं लिख पाई। अब यूपीएससी में सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, वहां पर सब्जेक्ट चलता है, लोक प्रशासन वहां पर सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका सब्जेक्ट वहां पर रहा है, लेकिन वो भी नहीं इसको लिख पाएंगे परिबद्ध तार्किकता। मैंने क्वेश्चन देखते ही समझ लिया था कि इसको लिखना बहुत मुश्किल है बच्चों। हालांकि मैंने जब कराया था क्लास में तो चीज के बारे में समझाया था कि क्या होता है परिबद्ध तार्किकता, कंपैरिजन करके बताया था, तो हम उस पर आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। मैथ जैसा है, साइंस जैसा सब्जेक्ट है, अगर आपने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके, तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपने समझा नहीं है तो बहुत टफ रहेगा। तो 2-3 एस्पेक्ट हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं इसके बारे में कुछ चीजें बता दूं, जिससे आप जो है इस सब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाओ, और फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट आ जाएगा उस सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप उसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो कमांड आएगा, कमांड आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे ना। तो 3 एस्पेक्ट से इसको हम समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, अप्लाइड यानी व्यवहारिक सब्जेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए अप्लाइड सब्जेक्ट यानी व्यवहारिक सब्जेक्ट है। व्यवहारिक सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं व्यवहार में यूज करते हैं। अभी तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जब आप पदाधिकारी बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपको जो है इससे संबंधित कुछ चीजें अप्लाई करना पड़ेंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, फील्ड में जाकर के। जैसे एक इसमें टॉपिक है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन इंग्लिश में कहते हैं। एक सब्जेक्ट आता है, एक टॉपिक आता है इसमें प्रत्यायोजन, इंग्लिश में इसको डेलीगेशन कहते हैं। है ना, ये एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। उसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैं हल्का सा इसके बारे में बताऊंगा, है ना। प्रत्यायोजन, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, लॉन्ग क्वेश्चन जो 2020 में पहला एग्जाम हुआ था, तो उसमें प्रत्यायोजन का लॉन्ग क्वेश्चन आया है 11 नंबर में। प्रत्यायोजन में क्या होता है कि जो एक ऑफिसर है अपने सबऑर्डिनेट्स यानी उसका जो अधीनस्थ होता है उसको कुछ काम सौंप देता है, कुछ अथॉरिटी के साथ, कुछ अधिकारों के साथ उसको काम सौंप देता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यायोजन। जैसे मान लीजिए कलेक्टर है, अब कलेक्टर के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके नीचे जो एडिशनल कलेक्टर है या एसडीएम है उसको जो है कुछ काम सौंप देगा, उसको दे देगा कि भाई आपको ये काम करना है। उस काम को करने के लिए कुछ अथॉरिटी भी चाहिए, तो उसको अथॉरिटी यानी सत्ता भी दी जाती है। फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दी जाती है, उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो जरूरी सत्ता तथा उत्तरदायित्व के साथ, सत्ता यानी अथॉरिटी, उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जब एक ऑफिसर, एक उच्च पदाधिकारी, हायर ऑफिसर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने अधीनस्थ को कुछ काम सौंप देता है, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यायोजन। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं प्रत्यायोजन क्या है, डेलीगेशन क्या होता है, किन परिस्थितियों में ये किया जाता है, किन में नहीं, किन परिस्थितियों में नहीं किया जाता, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। जब हम डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो इसको हम अप्लाई करेंगे वहां जा करके, ठीक है ना। यहां पर हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल जैसा है ना। जैसे साइंस में क्या होता है, साइंस में हम जो है थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसी को लैब में जाके उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो वही चीज तो ये है पब्लिक एड, यहां पर हम थ्योरी के रूप में उसको पढ़ रहे हैं
और जब हम ऑफिसर बन जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, CTO या DSP या नायब तहसीलदार बन जाएंगे, तब हम उसको फील्ड में जाकर के अप्लाई करेंगे। जैसे वहां जाकर लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं, वैसे ये इसका प्रैक्टिकल कब होता है? फील्ड में होता है, जब हम काम करते हैं। तो ये है प्रत्यायोजन। तो इस तरीके से ये एक सब्जेक्ट कैसा है? ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, व्यवहारिक सब्जेक्ट है, जिसको हम थ्योरी के रूप में यहाँ पर पढ़ते हैं और फील्ड में जाकर के उसका यूज करते हैं, उसको हम व्यवहार में लाते हैं। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है ना। ये धारणा और धारणा पर आधारित विषय है। इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई भी आप थ्योरी या कोई भी प्रिंसिपल सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट एक होता है। उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको एकदम इजी हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे हम कहें, एक इसमें टॉपिक आता है पद सोपान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हायरार्की, है ना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बता रहा हूं, सभी का डिटेल हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक इसमें पद सोपान आता है, इंग्लिश में उसको हायरार्की बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको स्टेप लिखा हुआ है। मैंने उस समय बताया था कि आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ जो इंग्लिश में टर्म लिखे वो गलत लिखे हुए। इसका इंग्लिश आप देखेंगे तो उसमें लिखा है उन्होंने स्टेप, STEP, जबकि स्टेप नहीं होता है। पद सोपान को हायरार्की एक्चुअल में बोलते हैं। ऐसी एक इसमें टॉपिक है नियंत्रण का क्षेत्र, हालांकि नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, वो हिंदी में भी गलत लिखा है। उसको कहते हैं हिंदी में नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, है ना। और इंग्लिश में उसको लिखा एरिया ऑफ कंट्रोल, जबकि वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, है ना। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है इसको एरिया ऑफ कंट्रोल। मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो हिंदी है उसको सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। जो पर्टिकुलर जो टर्म है वो इसमें यूज नहीं किए गए हैं, है ना। तो ये जो सिलेबस है इसमें ही मिस्टेक्स हैं काफी। स्पैन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने लिख दिया एरिया ऑफ कंट्रोल, हायरार्की को लिखा है स्टेप, ठीक है। तो पद सोपान में क्या होता है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स यानी सबऑर्डिनेट्स जो ऑफिसर्स हैं, वो एक निश्चित क्रम में संगठित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक एक क्रम में जो है उनको संगठित कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो उसको हम कह देते हैं पद सोपान, हायरार्की। जैसे अगर हम सामान्य प्रशासन, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सामान्य प्रशासन की बात करें, या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या राजस्व प्रशासन की बात करें, तो उसमें सबसे नीचे होता है पटवारी, है ना। हायरार्की की बात कर रहा हूं, हायरार्की ये पद सोपान होता क्या है, ये भी एक अप्लाइड की बात है ना। सबसे नीचे होता है पटवारी, सभी जानते हैं। पटवारी के ऊपर होता है RI, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। RI के ऊपर होता है नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ऊपर होता है तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर होता है SDO, SDM, इसके ऊपर होता है एडिशनल कलेक्टर, उसके ऊपर होता है कलेक्टर। हालांकि बीच में एक ज्वाइंट कलेक्टर भी कहीं कहीं पढ़ने को आता है, लेकिन ज्वाइंट कलेक्टर नहीं होता है। SDM के ऊपर एडिशनल कलेक्टर होता है, फिर कलेक्टर होता है, फिर कमिश्नर होता है। तो ये पूरी हायरार्की रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, राजस्व प्रशासन की होती है। तो ये है पद सोपान। कोई भी संगठन है उसमें जितने भी पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको एक निश्चित क्रम में संगठित कर दिया जाता है। सबसे नीचे जो है उसको सबसे कम अधिकार होते हैं, फिर उसके ऊपर उससे ज्यादा अधिकार वाला होता है, फिर उससे ज्यादा अधिकार, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा अधिकार वाला सबसे ऊपर होता है। तो ये है पद सोपान। और इसमें जो भी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से होती है, उसको बोलते हैं उचित माध्यम द्वारा, इंग्लिश में कहा जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल। उचित माध्यम द्वारा एक्टिविटी उसमें चलती है, यानी एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल के जरिए ही कोई सूचना नीचे से ऊपर तक जाएगी और कोई भी आदेश
ऊपर से नीचे तक आएगा। इसको कहा जाता है उचित माध्यम द्वारा, इंग्लिश में थ्रो प्रॉपर चैनल कहा जाता है। तो ये पद सोपान का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आपको पद सोपान क्लियर हो जाए। आपको उसमें याद नहीं करना है, रटना नहीं है। आप रटने बैठेंगे तो आप आधे पॉइंट भूल ही जाएंगे। इसमें भूलते बहुत जल्दी हैं अगर आप रटने का प्रयास करते हैं, समस्या यहां पर ही आती है ना। इसके बाद तीसरी चीज इसमें पब्लिक एड में आती है कि ये साइंस जैसा सब्जेक्ट, लाइक ए साइंस, साइंस जैसा सब्जेक्ट होता है। साइंस जैसा सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें चीजें डिसाइडेड है, फिक्स है। जैसे साइंस में चीजें डिसाइड होती हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं उसमें फिक्स होता है, E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर NC स्क्वायर में जो चीजें फिक्स हैं वही है। ऐसे यहां पर भी चीजें ज्यादातर फिक्स हैं। जैसे यहां पर 6 थ्योरी हम पढ़ेंगे, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 6 थ्योरीज हैं, 6 सिद्धांत हैं, जिनको विचारधारा बोलते हैं, इंग्लिश में थ्योरी बोलते हैं। उसमें क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय विचारधारा क्लासिकल थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध है, मानव संबंधवाद HRT है, बिहेवियरल अप्रोच व्यवहारवाद है, और सिस्टम अप्रोच यानी व्यवस्थावाद है। ये जो थ्योरीज हैं इनमें सारी चीजें लगभग फिक्स हैं, डिसाइडेड हैं कि भाई क्लासिकल थ्योरी में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संगठन होता है, उसका अध्ययन हम कैसे करते हैं, स्टडी कैसे की जाती है। तो उसमें आता है कि इसकी जो स्टडी होती है मैक्रो स्टडी होती है, इसको बोलते हैं मैक्रो। आदर्शात्मक यानी नॉर्मेटिव स्टडी होती है, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव स्टडी होती है। तो ये डिसाइड है कि भाई इस तरह से इस थ्योरी के अंतर्गत जो संगठन है उसका ऐसे अध्ययन या स्टडी की जाएगी। तो ये एक साइंस जैसा सब्जेक्ट माना जाता है, चीजें सब फिक्स हैं। अगर आपने वो चीजें लिख दी, जैसे मान लीजिए कोई थ्योरी आपको पूछ ली गई एग्जाम में, उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी बातें डिसाइड हैं वो आपने अगर लिख दी हैं तो आपको लगभग पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मान लीजिए आपको व्यवहारवाद बिहेवियरल अप्रोच का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें जो चीजें हैं वो आपने अगर लिख दी हैं, 5 मार्क्स में पूछा है, तो 5 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये है खास बात इसमें, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं ना भाई। बिहेवियर अप्रोच जो है या व्यवस्थावाद या सिस्टम अप्रोच है, उसमें जो चीजें हैं वो डिसाइड है, उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। तो फिर नंबर क्यों कटेंगे? फिक्स है चीजें, फिक्स पॉइंट है उसमें। आपने वो पॉइंट अगर लिख दिए हैं तो आपको नंबर तो मिलना ही मिलना है। ठीक, तो ये है स्टार्टिंग की चीजें मैंने बताई हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था, मैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बता दूं कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वर्तमान अवस्था तक ये पहुंचा है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ लोक प्रशासन का, और कैसे आगे बढ़ा, इस पर हम बात कर लेते हैं। लोक प्रशासन का उद्भव यानी ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए हम इसको जो है मानव के विकास के संदर्भ में समझ लेते हैं, है ना। ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो है कैसे समझेंगे, हम मानव के विकास के संदर्भ समझेंगे। मानव के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेज हैं। एक को कहा जाता है आदिम मानव, प्रिमिटिव ह्यूमन उसको कहा जाता है। मानव के विकास के स्तर, स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। मानव के विकास के 3 स्तर हैं, 3 स्टेजेज हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा जो हम जो डेवलप हुए हैं उसके 3 स्तर बताए जाते हैं। एक है आदिम मानव, दूसरा है बर्बर, सभ्य। आदिम मानव को प्रिमिटिव ह्यूमन कहते हैं, प्रिमिटिव, बर्बर बारबेरियन, और सभ्य को सिविलाइज्ड, है ना। प्रिमिटिव, बारबेरियन
और सिविलाइज्ड ह्यूमन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रिमिटिव और बारबेरियन की जो स्टेज थी, उस समय क्या था कि व्यक्ति जो था उसकी जो जरूरतें थी, उसकी जो नीड्स थी, वो बहुत सीमित थी, लिमिटेड थी, है ना। ज्यादा उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए बस, है ना। मतलब उसका पूरा जो कंसंट्रेशन होता था वो भोजन को लेकर के होता था, भोजन मिल जाए बस, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। कब ये दोनों जो स्टेजेस थी, प्रिमिटिव यानी आदिम और बारबेरियन, इस समय जो है व्यक्ति की जो सोच हुआ करती थी केवल भोजन पर केंद्रित थी, फूड पर केंद्रित थी, बाकी उससे कोई और लेना देना नहीं होता था। तो ये जो जरूरत थी वो खुद ही कर लेता था, आपस में मिल करके, और भोजन की तलाश करते थे, सुबह शाम तक वही चलता रहता था, भोजन मिल गया बस खत्म बात, मतलब उनकी जिंदगी वही थी। जब व्यक्ति जो है सिविलाइज्ड हुआ, सभ्य हुआ, तब उसकी जरूरतें बढ़ गई, नीड्स बढ़ गई, भोजन के अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, ये तीन चीजें जो है बढ़ गई। भोजन तो खैर पहले से ही था, बाद भोजन अभी भी है, पहले भी था, बीच में भी रहा, लेकिन सभ्य जब हम सभ्य अवस्था में आए, आज हम सभ्य मानव हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो लगता नहीं कि सभ्य हुए हैं, है ना। व्यक्ति जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देता है तो अभी भी लगता है कि अभी भी असभ्य है ना, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम सभ्य हो चुके हैं। तो व्यक्ति जब असभ्य अवस्था से सभ्य अवस्था में आया, बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था में आया, तो उसकी जो नीड्स है, उसकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो बढ़ गई। आवश्यकताएं क्या बढ़ी? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, ये जरूरतें व्यक्ति की बढ़ गई। इससे व्यक्ति को किसी एक्सटर्नल जो सिस्टम है, बाह्य जो तंत्र है, उसकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये सारी जरूरतें जो है वो खुद अकेले ये आपस में मिलकर नहीं कर सकता था, है ना। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को किसी बाह्य तंत्र की जरूरत पड़ गई। जरूरतें क्या? एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं उसकी बढ़ गई। इन आवश्यकताओं को, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल सिस्टम यानी बाह्य तंत्र की जरूरत पड़ी, और इसी आधार पर, इसी के लिए उसने एक तंत्र को, एक सिस्टम को जन्म दिया, जिसको हम कहते हैं शासन, है ना। पहले शासन आया, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, सरकार। गवर्नमेंट को सभ्य मानव ने जन्म दिया है, शासन को जन्म दिया है। शासन का ओरिजिन हुआ, उद्भव हुआ, ऐसे गवर्नमेंट का ओरिजिन हुआ। और फिर गवर्नमेंट इन सभी कार्यों को अकेले नहीं कर पाई, उसको लगा कि भाई कुछ हेल्प के लिए हमें चाहिए, तो फिर शासन ने यानी गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक सिस्टम को जन्म दिया, जिसको कहते हैं लोक प्रशासन। ऐसे जो है लोक प्रशासन का ओरिजिन माना जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्भव माना जाता है। यानी सभ्य मानव आया, फिर शासन यानी गवर्नमेंट, और फिर लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविलाइज्ड ह्यूमन ने जो है शासन को जन्म दिया, गवर्नमेंट का ओरिजिन किया, और फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन किया। तो इस तरीके से जो है ये ऐसे डेवलपमेंट हुआ है ना। पहले व्यक्ति जो है प्रिमिटिव ह्यूमन के रूप में था, आदिम मानव के रूप में था, फिर बर्बर अवस्था में आया, थोड़ा सा उसमें विकास हुआ, और फिर जो है व्यक्ति सभ्य अवस्था में आया, और सभ्य अवस्था में आने से ही उसकी जो जरूरतें थी वो बढ़ गई,
आवश्यकताएं बढ़ गई। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति ने एक तंत्र को, शासन को जन्म दिया, गवर्नमेंट को जन्म दिया, और गवर्नमेंट ने अपने हेल्प के लिए एक विशेष तंत्र लोक प्रशासन को जन्म दिया। तो इस तरीके से लोक प्रशासन का ओरिजिन हम मानते हैं। अब हम लोक प्रशासन की जो फॉर्म है, स्वरूप है, उनके बारे में चर्चा थोड़ा सा यहां पर करते हैं। लोक प्रशासन की स्वरूप, फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो हैं, प्रक्रिया एज ए प्रोसेस और विषय एज ए सब्जेक्ट। प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, है ना। मतलब लोक प्रशासन का जो स्वरूप है वो दो रूपों में हम देखते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में भी लोक प्रशासन है और एक सब्जेक्ट के रूप में भी लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रोसेस और एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। स्टार्टिंग में जो लोक प्रशासन आया वो एज ए प्रोसेस आया, एक प्रक्रिया के रूप में आया, है ना। लोक प्रशासन का जो ओरिजिन माना जाता है वो एक प्रोसेस के रूप में हुआ, एक प्रक्रिया के रूप में हुआ, और ये सबसे पहले आया चाइना में, चीन। दूसरी शताब्दी, सेकेंड सेंचुरी बीसी। फिर प्रशा, है ना, इसको आधुनिक जर्मनी कहा जाता है। मॉडर्न जर्मनी। ये 18th सेंचुरी के आसपास की बात है। चाइना में सबसे पहले जो है इसका ओरिजिन हुआ एक एज ए प्रोसेस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हम पढ़ रहे हैं ये जो है एक प्रोसेस के रूप में आया, सबसे पहले चाइना में आया, और उसका समय 2nd सेंचुरी बीसी। और फिर प्रशा, जिसको आज हम जर्मनी बोलते हैं, वो पहले प्रशा के नाम से जाना जाता था। तो 18वीं शताब्दी में जो है प्रशा में इसका ओरिजिन हुआ और इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया। प्रशा में इसको किस रूप में सम्मिलित किया गया? ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो भी पदाधिकारी जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, अभी भी होता है ना। जैसे नरोन्ना जो एकेडमी है, नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी भोपाल में है, लाल बहादुर शास्त्री जो प्रशासनिक एकेडमी है मसूरी में उत्तराखंड में, तो वहां पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के दौरान एक सब्जेक्ट के रूप में जो है लोक प्रशासन को वहां पर पढ़ाया जाता है, आज भी होता है। ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है? प्रशा से मानी जाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम। एज ए सब्जेक्ट इसको स्टार्ट किया गया था यूएसए में। इसका समय है 1887। एज ए सब्जेक्ट इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 1887 में स्टार्ट किया गया, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है स्टार्ट हुआ यूएसए में, है ना। और इसके जो फादर कहे जाते हैं जनक वुडरो विल्सन। डेवलपमेंट जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पूरा ये डिटेल आगे मिलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट एज ए सब्जेक्ट, उसमें आगे टॉपिक होगा, वहां पर ये
पूरा दिया हुआ है चार्ट, ये चार्ट भी बना हुआ है, उसमें मिल जाएगा। तो वुड्रो विल्सन जो है इसके जनक कहे जाते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में इस लोक प्रशासन के जनक, और यूएसए के रहने वाले थे वुड्रो विल्सन। यूएसए के ये वहां पर गवर्नर भी रहे हैं, बाद में जो है ये प्रेसिडेंट भी बने यूएसए में ना, यूएसए में गवर्नर भी रहे हैं प्रांत के, और ये वहां के प्रेसिडेंट भी रहे, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, शांति का नोबेल प्राइज भी वुड्रो विल्सन को मिल चुका है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस विश्व युद्ध को समाप्त कराने में वुड्रो विल्सन का बहुत बड़ा रोल था। तब उस समय वहां के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे यूएसए के, और उसी कारण से इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो ये इस तरीके से लोक प्रशासन के दो स्वरूप हम देखते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में स्टार्टिंग में आया और एक सब्जेक्ट के रूप में अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब समझते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में, और एक प्रक्रिया के रूप में, दोनों रूपों में लोक प्रशासन आज उपस्थित है, हमें दिख रहा है। तो वही मैंने भी बताया है कि हम जब किसी चीज को यहां पर पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जब हम इसको फील्ड में यूज में लाते हैं तो एक प्रक्रिया के रूप में हो गया। मैंने भी उदाहरण दिया था प्रत्यायोजन का, डेलीगेशन का उदाहरण दिया मैंने। तो डेलीगेशन को हम जब पढ़ते हैं यहां पर तो एज ए सब्जेक्ट हो गया, इसी को जब हम फील्ड में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं डेलीगेशन या प्रत्यायोजन का, वो प्रक्रिया के रूप में हो गया। तो दोनों रूपों में साथ साथ चल रहा है, लेकिन स्टार्ट जो हुआ था वो एक प्रक्रिया के रूप में हुआ था। अब यहां से क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में बन जाता है, बन सकता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। 3 मार्क्स में पूछ लिया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का ओरिजिन सबसे पहले कहां पर हुआ, किस रूप में हुआ, ये 3 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओरिजिन है सबसे पहले कहां पर हुआ, चाइना में हुआ, और किस रूप में हुआ, प्रक्रिया के रूप में हुआ। कब हुआ, तो 2वीं शताब्दी बीसी में हुआ। एक क्वेश्चन आपका देखो 3 नंबर में ऐसे कवर हो गया। एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का सबसे पहले ओरिजिन कहां पर हुआ, तो यूएसए में हुआ। कब हुआ, तो 1887 में हुआ। इस रूप में इसके जनक कौन कहे जाते हैं, वुड्रो विल्सन कहे जाते हैं। फिर आगे भारत के संदर्भ में भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले इसका अध्यापन कहां पर हुआ, इसको सबसे पहले कहां पर पढ़ाया गया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय इंडिया का पहला विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहां पर इसको सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया गया था, है ना। इसका जो सब्जेक्ट के रूप में इसको एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ाया गया था, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, 1930 के आसपास की बात। तो ये क्वेश्चन एक बन जाता है, एग्जाम में आ जाता है 3 मार्क्स में, है ना। नागपुर विश्वविद्यालय था, वहां पर जो इसका डिपार्टमेंट सबसे पहले बना था, है ना। लोक प्रशासन का पहला डिपार्टमेंट नागपुर विश्वविद्यालय में बना, और उसके जो डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो MP शर्मा थे, इसलिए MP शर्मा को लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है। महादेव प्रसाद शर्मा को भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कहा जाता है, MP शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा। ये भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर कहे जाते हैं। अभी हम आगे खैर जब हम विकास पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र आएगा भी। मैं हल्का सा आपको हिंट कर रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आप उस चीज को समझो। ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो है इसको सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है सागर विश्वविद्यालय, जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर। तो यहां पर सबसे पहले लोक प्रशासन को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाना स्टार्ट किया गया था, 1968 की बात। 1968 में लोक प्रशासन को सबसे पहले मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था, ठीक है। अगर हम यूपीएससी में देखें तो यूपीएससी में एज ए सब्जेक्ट इसको 1987 में ऐड किया गया था। यूपीएससी में एज ए सब्जेक्ट अभी भी है ये, वहां पर एक सब्जेक्ट अभी भी चलता है यूपीएससी में। पहले 2 थे, अब वहां पर एक सब्जेक्ट हो गया यूपीएससी में। अगर आप यूपीएससी देंगे तो मेंस में आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो एज ए सब्जेक्ट वहां भी चलता है ये।
1987 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर एमपी में 1989 में एज ए सब्जेक्ट इसको स्टार्ट किया गया था एमपीपीएससी में। बाद में एमपीपीएससी में इनको हटा दिए गए, सब्जेक्ट ही हटा दिए गए, 2014 से हटा दिए गए सारे सब्जेक्ट। 2020 में एक यूनिट के रूप में इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, एक यूनिट जोड़ी गई है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं अभी। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा इसका इतिहास बता दिया आपको, कैसे कैसे ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे कैसे जो है विकसित हुआ, आज की स्थिति क्या है, वो सारी चीज मैंने आपको बताई। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात और इसमें बची हुई है जिस पर हम और बात कर लेंगे और फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट को। देखिए, जैसे राज्य का स्वरूप चेंज हुआ है वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म भी चेंज हुआ है ना। फॉर्म ऑफ स्टेट, राज्य का स्वरूप, फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का स्वरूप। प्रारंभ में यानी द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिफोर यानी पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व, द्वितीय इसको कहते थे पुलिस राज, पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट, पुलिस राज बोलते थे। कब की बात है ये? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यानी बिफोर की बात है ये। इसका जो स्वरूप हुआ करता था गवर्नमेंट का यानी स्टेट का, वो पुलिस स्टेट हुआ करता था। और लोक प्रशासन को कहते थे परंपरागत लोक प्रशासन, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले ये स्वरूप हुआ करता था लोक प्रशासन का। और इनका कार्य था कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इसका काम हुआ करता था। किसका? पुलिस राज का। और वही काम जो है लोक प्रशासन का, परंपरागत लोक प्रशासन हुआ करता है, तो राज्य की हेल्प के लिए जो है काम करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है सरकार की हेल्प करना, गवर्नमेंट की हेल्प करना। तो गवर्नमेंट का जो काम हुआ करता है उसी में हेल्प जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को करता है। अब हम अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पुलिस राज के स्थान पर आ गया लोक कल्याणकारी राज। और परंपरागत लोक प्रशासन के स्थान पर हो गया आधुनिक लोक प्रशासन, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एनपीए आता है, हम इसमें एक टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन, एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके टॉपिक है, तो वो इसमें ही आता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक टॉपिक है। विकास प्रशासन वो भी इसमें आता है, पिछली बार विकास प्रशासन क्वेश्चन आया भी है।
लॉन्ग क्वेश्चन आया विकास प्रशासन का, तो नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवलोक प्रबंधन करके एक टॉपिक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आते हैं आधुनिक लोक प्रशासन के अंतर्गत। मैं इसको यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। एनपीए, डीए, एनपीएम। एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन हिंदी में बोलते हैं। डीए यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन इसको हिंदी में बोलते हैं। एनपीएम मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हिंदी में बोलते हैं नव लोक प्रबंधन, है ना। पिछली बार डीए का क्वेश्चन आ गया विकास प्रशासन का, तो इस बार प्रबल संभावना है एनपीए की। एनपीए की संभावना प्रबल, अभी इसमें आ सकता है या अगला जो मेंस होगा उसमें आ सकता है ना। और एनपीएम का एक बार क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है। तो आधुनिक जो लोक प्रशासन है, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो काम है वो है जन कल्याण तथा विकास, है ना। वर्तमान में ये लोक प्रशासन काम कर रहा है। और लोक कल्याण के राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बोलते हैं इसको। लोक कल्याण का राज्य, वेलफेयर स्टेट, है ना। नाम ही उसका है जनता का कल्याण करने वाला राज्य। राज्य यानी सरकार से यहाँ पर, है ना। तो ऐसी सरकार जो जनता का कल्याण करे, जनता का कल्याण विकास का काम करे, वही जो है लोक कल्याण का राज्य है। और उसकी हेल्प करता है आधुनिक लोक प्रशासन, और इसका भी काम वही है, जनता का कल्याण और विकास, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है, जनता के कल्याण के लिए जो सरकार काम कर रही है, तो उससे जो है लोक प्रशासन की कार्यों में भी वृद्धि हो गई है, लोक प्रशासन के कार्य भी बढ़ गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लोक प्रशासन आज गर्भ से लेकर कब्र तक व्यक्ति की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी को नियंत्रित तथा निर्देशित कर रहा है। कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड, कंट्रोल कर रहा है और उनको डायरेक्ट कर रहा है। कौन सी गतिविधियां? जितनी भी गतिविधियां हैं, गर्भ से लेकर कब्र तक, वोम टू टूम इंग्लिश में कहते हैं, फ्रॉम द वोम टू टूम, गर्भ से लेकर कब्र तक जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं व्यक्तियों की, उन सभी को कंट्रोल करना यानी नियंत्रित करना और उन सभी को निर्देशित करना यानी डायरेक्ट करने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज हो गया है ना। मतलब कहां से कहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया है, हर जगह इसका काम है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हर काम एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए होता है। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक। गर्भ से लेकर कब्र तक मतलब समझते हैं कि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है ना। कैसे एक्टिव हो जाता है उसको आप समझ सकते हैं। बच्चे का चेकअप वगैरह, माँ का चेकअप होता है, सोनोग्राफी समय समय पर कराई जाती है। आजकल तो ये हो गया कि सोनोग्राफी जो कराई जाती है उसकी एक कॉपी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजी जाती है। जो भी कार्यालय है, जिला लेवल पर उसका जो है घर है तो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में भेजी जाए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भेजी जाएगी उसकी कॉपी। तहसील कार्यालय है तो वहां पर एक कॉपी भेजना जरूरी होती है ना। मतलब जो डिलीवरी से संबंधित सोनोग्राफी होती है तो ये एक रूल बन गया है कि जहां पे डिलीवरी होगी वो सेंटर एक कॉपी जो है ऑफिस में भेजेगा, तहसील ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो भी हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको चेक करना। इसके अलावा माँ का चेकअप होता है, टीके वगैरह लगाए जाते हैं। बच्चे का जन्म होने के बाद
बच्चे के टीके लगते हैं, लंबे समय तक टीके लगते हैं, तो ये किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। बच्चे का जब जन्म होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? बर्थ सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है। पंचायत वाला एरिया है तो पंचायत का जो ऑफिस है वहां पर बनेगा। नगरीय निकाय वाला एरिया है तो कोई म्यूनिसिपल जो बॉडी है, नगर पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम, वहां पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। हर जगह बनाना पड़ता है। इसके बाद फिर उसका आधार कार्ड बनेगा। आधार कार्ड कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है ना। इसके बाद फिर उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फिर उसकी नौकरी की बात आती है, फिर वो नौकरी करता है, गवर्नमेंट नौकरी हो या कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए भी उसको जो है सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से जो है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना। उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने बिजनेस का। उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, पैन कार्ड बनवाना पड़ता है ना। पैन कार्ड कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है। आयकर डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड बनाता है। उसके बिना तो आजकल कुछ भी नहीं होता है, जरूरी हो गया। इसके अलावा बैंक में उसको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जाती हैं। उसकी फिर शादी होगी तो मैरिज सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी, है ना। उसको लोन लेना है तो उसके लिए भी जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। फिर बंटवारा होता है, उसको हिस्सा मिलता है तो ये कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जब उसके बेटे होंगे तो बंटवारा होगा, कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जमीन का बंटवारा, उत्तराधिकार के संबंध में काम। इसके बाद जब मर जाता है तो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसका मृत्यु सर्टिफिकेट वही बनाता है ना। तो ये इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम, इसलिए उसको कहते हैं कि गर्भ से लेकर कब्र तक, मतलब गर्भ में जब बच्चा आता है तब वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे उस समय तक पड़ा रहता है जब तक उसको कब्र में नहीं भिजवा देता। और उसके बाद भी जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यानी उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उसका हर जगह काम पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जो जमीन है उसकी उत्तराधिकार को लेकर प्रॉब्लम आती है। उसका जो बैंक बैलेंस है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ सर्टिफिकेट के जरिए ही जो है उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। उसके जो संतानें हैं, उसके जो बच्चे हैं, ये तो इस तरीके से ऐसे काम करता है। अब आया समझ में, गर्भ से लेकर कब्र तक। पहले उसको कहते थे झूले से लेकर कब्र तक होता था, बच्चा जब झूले में आता था, पहले ऐसा सेंटेंस चलता था कि झूले से लेकर कब्र तक। अब हो गया है गर्भ से लेकर कब्र तक, वूम टू टूम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लोक प्रशासन का सामान्य परिचय मैंने बताया, ऐसा है लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन जो है, एक दो इंपॉर्टेंट बातें ये कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे नया सब्जेक्ट है, मतलब इस सब्जेक्ट के बाद कोई नया सब्जेक्ट नहीं आया है। हाँ, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में ये सबसे नया सब्जेक्ट माना जाता है। और इसका जो ओरिजिन हुआ है ये पॉलिटिकल साइंस से हुआ है। पहले पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता, अभी भी पढ़ाया जाता है, हालांकि थोड़ा सा अभी भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से सब्जेक्ट नहीं था, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही होता। तो पॉलिटिकल साइंस से जो है ये निकला सब्जेक्ट, है ना। पॉलिटिकल साइंस इसकी मां है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मां कौन हुई? पॉलिटिकल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस से ये सब्जेक्ट निकला हुआ है, यानी मदर पॉलिटिकल साइंस है और फादर जो है वुडरो विल्सन, क्योंकि वुडरो विल्सन जो है एक प्रोफेसर थे, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। जब इन्होंने इस सब्जेक्ट को जन्म दिया, इस सब्जेक्ट को डेवलप किया एज ए सब्जेक्ट, तो उस समय
वुडरो विल्सन एक प्रोफेसर थे, वो भी पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। उन्होंने सब्जेक्ट जन्म दिया। फिर आगे चल करके पॉलिटिक्स में आए, गवर्नर बने, फिर प्रेसिडेंट यूएसए के बने, ऐसा है इनका ऐसा। ठीक है, तो सबसे नया सब्जेक्ट है ये, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सबसे ज्यादा एक इसमें वर्ड आता है अंतर विषय, इंग्लिश में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषय। सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषयों में सबसे ज्यादा अंतर विषयी इस सब्जेक्ट को माना जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी माना जाता है। इसका मतलब क्या, यही कभी क्वेश्चन आपको पूछ ले कि लोक प्रशासन सबसे ज्यादा अंतर विषयी क्यों, तो इसका मतलब यह है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा विषयों के सिद्धांत, विषयों के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट इसमें सम्मिलित है। अलग अलग सब्जेक्ट से हमने कॉन्सेप्ट लेकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है। हमने हिस्ट्री से भी कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस से तो लिए ही है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से तो निकला ही है सब्जेक्ट, तो उसके तो कॉन्सेप्ट इसमें है ही। सोशियोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट हैं, साइकोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट हैं, यहां तक कि जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें। जैसे इकोलॉजी, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये बायोलॉजी का है कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल अप्रोच ये जो है, एक विचारक हुए, एक थिंकर हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फ्रेडरिक्स, वो पढ़ना नहीं है आप लोगों को क्योंकि सिलेबस में उनका कोई मेंशन नहीं है। उन्होंने जो है इकोलॉजिकल अप्रोच दिया है और उसी के बेस पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जनक फ्रेडरिक्स कहे जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर है कि बायोलॉजी से भी हमने कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिए हैं और फिजिक्स से भी लिए हैं। फिजिक्स में प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते हैं, प्रिज्म होता है ना जिसमें हम सूर्य की किरणों को गुजारते हैं, तो उसमें फिर अपवर्तन होता है, इसके बाद जो है 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, इसको डिस्पर्सन को वर्णविक्षेपण या डिस्पर्सन बोला जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है यहां पर पब्लिक एड में लिया गया है। फ्रेडरिक्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया प्रिज्मेटिक मॉडल, प्रिज्मेटिक मॉडल जो लिया है उन्होंने वो फिजिक्स से लिया है। हम यहां पर पढ़ते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो पढ़ना नहीं है, लेकिन वो वहां से लिया हुआ कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब यहां पर एक लोक प्रशासन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, उनके प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, उनके जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनके विचारों को हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सम्मिलित किया है, इंक्लूड किया है। इसलिए इसको कहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषयों में लोक प्रशासन सबसे ज्यादा अंतर विषयी है। अंतर विषयी ये वर्ड अभी हम पढ़ेंगे आगे जब विकास पढ़ेंगे, लोक प्रशासन में जब विकास पढ़ेंगे, एक टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 2020 में क्वेश्चन आया था लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास समझाइए, ऐसा आ चुका है क्वेश्चन। तो जब हम विकास पढ़ेंगे लोक प्रशासन का तो उसमें सारी चीजें आएंगी, उसी में एक वर्ड आएगा अंतर विषयी, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि लोक प्रशासन जितने भी सब्जेक्ट उनमें सबसे ज्यादा नया है, न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, और सभी विषयों में सबसे ज्यादा अंतर विषयी है क्योंकि इस सब्जेक्ट में ज्यादातर विषयों के कॉन्सेप्ट हमने यहां पर लिए हैं और उनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों लिए हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उसका भी रीजन है क्यों लिए गए हैं। ठीक है, तो आज मैंने लोक प्रशासन की बहुत जनरल चीजें बताई, बहुत कॉमन बातें बताई हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए, आप इसको समझ पाए अच्छे ढंग से आगे, इसलिए मैंने जनरल चीजें बताई हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है कि अगर मैं स्टार्ट कर देता आज तो फिर आगे आपको छोटी छोटी चीजें जो उतनी समझ में नहीं आती। तो मैंने बहुत सारी बातें पहले आपको बता दी हैं जिससे आप चीजों को समझ पाए अच्छे से और फिर इंटरेस्ट आपको उसमें जग जाए। इंटरेस्ट जब जगेगा तो आप उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कल हम इसमें स्टार्ट कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे उसके जो और टॉपिक हैं, इसका अर्थ है,
इसकी क्षेत्र है, प्रकृति है, इसका महत्व है, सिग्निफिकेंस है, फिर इसका विकास है। तो ये इस तरह से क्रम से आगे हम बढ़ेंगे।